तो पिछले वीडियो में हम लोग श्वसन और पोषण पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आज से बातें करेंगे परिवहन की। तो परिवहन क्या होता है पहले इसे समझते हैं। तो देखिए परिवहन किसे कहते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। जीवों में परिवहन का अर्थ है उनके शरीर के अंदर पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना एवं अनावश्यक जो भी पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। जैसे यूरेथ्रा में जो पेशाब होता है उसको पेशाब के रास्ते क्या करना, शरीर से बाहर करना। तो ये चीजें हुआ परिवहन का। अब बातें करते हैं जीवों के शरीर में इस कार्य को करने के लिए, परिवहन को करने के लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। अब सवाल आता है कि परिवहन क्यों जरूरी है, जीवों में परिवहन क्यों जरूरी है। तो जीवों में परिवहन इसलिए जरूरी है ताकि भोजन और ऑक्सीजन का वितरण सही रूप से हो सके। दूसरा है यह अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कर सके। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है, उसे क्या करना, शरीर से बाहर की तरफ तैयार करना। ये कौन डिसाइड करता है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। यह हार्मोन्स का संचार करता है। ये हार्मोन्स का संचार अगर न करेगा तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं होगा। हमारा जो ब्लड का पंपिंग होता है, हृदय जो करता है, वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये सभी क्रियाएं हैं। जीवों में परिवहन कैसे होता है, तो देखिए जीव दो तरीके के होते हैं। एक होते एक कोशिकीय, एक होते हैं बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लेडोमाइडोमोनास हो गया, तो इन सभी जीवों में क्या है कि विसरण क्रिया के द्वारा क्या होता है, परिवहन होता है। अब विसरण का मतलब समझ लेंगे। जैसे मान लो हमने कहीं एक जगह यहाँ पे अगरबत्ती जला दिया और इसका स्मेल अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे है, बहुत ज्यादा यहाँ पे है, तो यहाँ उच्च सांद्रण हो गया। क्या हो गया, उच्च सांद्रण हो गया। और यहाँ पर धीरे धीरे इस कोने तक, धीरे धीरे यहाँ पर अगर सुगंध आ जाए तो ये क्या होगा, विसरण क्रिया होगा। यहाँ पे निम्न सांद्रण है तो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की तरफ जब समान रूप से सुगंध पहुंच जाए तो ये क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। तो इसी क्रिया के द्वारा क्लेडोमाइडोमोनास, यूग्लिना और अमीबा में क्या होता है, परिवहन होता है। अब बातें करते हैं बहुकोशिकीय जीव में। तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें पौधे और जंतु दोनों आते हैं। तो देखिए पौधों में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है और वाष्पोत्सर्जन होता है। इनके द्वारा पौधों में क्या होता है, परिवहन होता है। और जीवों की बात करें तो रक्तवाहिनियां और हृदय। रक्तवाहिनियां का तात्पर्य है वेन, नस, वेन या नस। ये क्या है, रक्तवाहिनियां हैं। और रक्त ब्लड को बोलते हैं और हृदय हमारा एक सिस्टम है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की बात हम अब करने वाले हैं। तो हम लोग बातें करते हैं पौधों में वाष्पोत्सर्जन की। देखिए वाष्पोत्सर्जन को गांव की भाषा में हम लोग वंश कहते हैं। वंश जो हम लोग बोलते हैं ना, वही वंश को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है इसको समझते हैं। देखिए पौधों द्वारा जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या बोलेंगे, पौधों द्वारा शरीर से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे हम लोग भी अपने शरीर से क्या करते हैं, पसीना को बाहर निकालते हैं, तो हम लोग भी बोल सकते हैं वाष्पोत्सर्जन। शरीर से वाष्पोत्सर्जन हुआ है, मतलब जल का त्याग हुआ है। अब हम लोग बातें करते हैं वाष्प पति के रंध्र से निकलता है। किससे निकलता है, वाष्प पति के रंध्र से निकलता है। यहाँ पे लिख देते हैं वाष्प पति के रंध्र से निकलता है। रंध्र यानी स्टोमाटा, रंध्र से निकलता है, स्टोमाटा से निकलता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग बातें करते हैं एक दिन में कोई पेड़ कितना लीटर जल बाहर निकलता है, या अपने जीवन काल में एक पेड़ कितने लीटर या कितना गुना पानी बाहर निकलता है। तो देखिए एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर वाष्प के रूप में जल को बाहर निकलता है। एक मकई का पौधा क्या करता है, प्रतिदिन 3 से 4 लीटर
जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। एक सेब का पौधा प्रतिदिन 20 से 30 लीटर 20 से 30 लीटर कौन? सेब का पौधा। एक सेब का पौधा एक दिन में 20 से 30 लीटर वाष्प के रूप में जल को बाहर निकालता है। यानी आप इस बात को ऐसे समझिए कि एक पौधा अपने जीवन काल में अपने वजन का 100 गुना वाष्प बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है। तो यहाँ तक की बात हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग बात आगे की करते हैं। जाइलम और फ्लोएम, दो टर्म हम लोग अभी समझे हैं। क्या क्या? जाइलम, फ्लोएम और वाष्पोत्सर्जन। ये परिवहन किनके द्वारा हो रहा था? पौधों में। किनके द्वारा? जाइलम, फ्लोएम और वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो वाष्पोत्सर्जन हम लोग समझ गए। वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो पौधों का शरीर से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया है, क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब हम लोग बातें करते हैं जाइलम और फ्लोएम की। तो आइए अब हम लोग समझते हैं जाइलम की विशेषता, और इसी तरह का हम लोग पढ़ लेंगे फ्लोएम की विशेषता। तो देखिए, जाइलम की पहला विशेषता क्या है? यह जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। क्या करता है? जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो जाइलम की जो कोशिका होती है वो मृत होती है। तीसरी विशेषता की बात करेंगे तो जाइलम जो है नीचे से ऊपर की तरफ किसका? जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है? नीचे से ऊपर की तरफ जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। अब नीचे से ऊपर की तरफ करता है। देखिए, ये एक पौधा है, ये क्या है? पौधा है। ये एक क्या है? पौधा है। तो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। तो एक ही दिशा में काम कर रहा है ना, तो ये एक दिशीय होगा। क्या होगा? एक दिशीय। जाइलम क्या होगा? एक दिशीय होगा। एक दिशीय होगा। जाइलम की जो नलिका होता है वो लंबी और बेलनाकार होता है। क्या होता है? लंबी और बेलनाकार होता है। और यह जल संवहन ऊतक का बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनता है यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जाइलम की ऊतक कैसा है? जाइलम किस ऊतक से बना है? तो जल संवाहक ऊतक से बना हुआ है। तो हम लोग जाइलम की विशेषता समझ लिए। अब हम लोग फ्लोएम की विशेषता की बात करते हैं। तो इसके उल्टा काम करेंगे। देखिए, जाइलम क्या कर रहा है? जल और खनिज लवण का परिवहन कर रहा है। तो फ्लोएम क्या करेगा? खाद्य पदार्थों का परिवहन करेगा। फ्लोएम किसके करेगा? खाद्य पदार्थ का परिवहन करेगा। अब दूसरा समझते हैं। यह इसकी कोशिका मृत होती है। तो इसकी कोशिका मृत होती है तो जब फ्लोएम जो है उसकी कोशिका क्या होगा? जीवित होगा। फ्लोएम की कोशिका क्या होगा? जीवित होगा। फ्लोएम की कोशिका जीवित होगा। यह नीचे से ऊपर की तरफ, जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ काम करती है। तो फ्लोएम जो है सर्वदिशीय होता है, चारों तरफ से काम करता है। चूंकि ये खाद्य पदार्थों को ले जाता है और खाद्य पदार्थ की जरूरत जल को भी पड़ता है। खाद्य पदार्थों की जरूरत किसे भी पड़ता है? जल को भी पड़ता है और पत्ती को भी पड़ता है, तना को भी पड़ता है। तो ये फ्लोएम क्या करता है? सर्वदिशीय होता है, मतलब सभी दिशाओं में काम करता है। फ्लोएम क्या होता है? सर्वदिशीय। फ्लोएम सर्वदिशीय होता है। और इसकी जो नलिकाएं होती है, फ्लोएम की जो नलिकाएं होती है, ये चालनी नलिकाएं होती है। कैसी नलिका होती है? चालनी नलिकाएं होती है। फ्लोएम की जो नलिका है वो कैसी है? चालनी नलिकाएं है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। तो हम इसे इरेज करते हैं और आगे की बात अब करेंगे। आइए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। कह रहा है पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? पौधे में भोजन किस रूप में बनता है? पौधे में भोजन किस रूप में परिवहन करता है? तो देखिए, पौधे में भोजन जमा रहता है स्टार्च के रूप में, बनता है ग्लूकोज के रूप में और परिवहन करता है सुक्रोज के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।